स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये हमारे जो चैनल है किंची फंडा, इसमें जितने भी करंट अफेयर्स और जनरल जीके, स्टैटिक जीके सारे की वीडियो आज से अपलोड होने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल में आप जुड़ जाएं और इस पे बने रहें। तो चलिए हम आगामी जो झारखंड की जो परीक्षा होने वाली है एसएससी सीजीएल की, झारखंड की जनजातियाँ, उसमें आज हम पढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है वो बहुत ही एक हर झारखंड के बच्चों को लिए एक बहुत ही उम्मीद भरा परीक्षा है। ठीक है, तो इसकी तैयारी एक सटीक तरीके से आपको करवाऊंगा। इस चैनल में खासियत यह रहेगी कि आपको वही सारी चीज़ को मैं हाईलाइट करूंगा जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ है जो आपको आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो ये 100% टू द पॉइंट है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज से हम अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केजी फंडा। तो दोस्तों देखिए, जो झारखंड की जनजाति आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो सर्वाधिक जो संख्या वाली जो जनजाति है वो है संथाल जनजाति, ये सभी को पता है। ठीक है, तो सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति है ये है संथाल जनजाति। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो जनसंख्या है। संथाल जनजाति की जो जनसंख्या है वो है 23 लाख, और कुल प्रतिशत में इसका कितना प्रतिशत है वो है 35%। बस ये 23 लाख याद रखना है आपको, और ये 35% याद रखना है। ठीक है, 2 + 3 5 हो जाएगा, और 3 और 5 35%, एकदम आपको हम ट्रिक से याद करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए कि भारत में गोंड हो गया सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। उसके बाद जो जनजाति आता है दोस्तों वो है भील जनजाति, और उसके बाद आ जाता है संथाल जनजाति। यानी भारत में इसकी कितनी संख्या है? भारत में यह है तीसरे नंबर की जनजाति है। ठीक है, यानी भारत में इसकी जनसंख्या तीसरे नंबर में है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाली जनजाति है वो है गोंड जनजाति, उसके बाद है आता है आपका भील जनजाति, उसके बाद आता है संथाल जनजाति। यानी भारत में तीसरे नंबर की ये जनजाति है। ठीक है, केंद्र इनका कहाँ है? इनका केंद्र देखिए जल्दी जल्दी हम आपको बता रहे हैं। केंद्र जो है संथाल परगना है। संथाल परगना एक प्रमंडल है। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। उत्तरी पूर्वी भाग में आप मैप में देखिएगा तो उत्तरी पूर्वी भाग में एक प्रमंडल है जिसका नाम है संथाल परगना प्रमंडल। उसमें 7 जिले हैं। तो वही इनकी जनजाति है। ठीक है, वही इनकी जनजाति जो है निवास करते हैं। ठीक है, बंगाल में निवास स्थल था जहाँ इन्हें सहोत्तर कहा जाता था। बंगाल में इनका निवास स्थान था जहाँ इन्हें सहोत्तर कहा जाता था। प्रजातीय दृष्टि से इन्हें 2 दृष्टि में बांटा गया है। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, PA है। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है, और भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रिक भाषा समूह की है। ठीक है, भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रिक भाषा समूह की है। अब देखिए इसका भाषा कहाँ क्या है? इसकी भाषा है संथाली है। इसकी संथाल लोगों की भाषा क्या है? संथाली है। और लिपि क्या है इसकी लिपि ओलचिकी है। ओलचिकी की रचना किसने की है? ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ओलचिकी लिपि की रचना किसने की है? आपको ये याद रखना है। तो ओलचिकी लिपि की रचना की है रघुनाथ मुर्मू ने की है। किसने की है दोस्तों? रघुनाथ मुर्मू ने की है। ये आप देख लीजिए, ओलचिकी लिपि की रचना किसने की है? रघुनाथ मुर्मू ने की है। देखिए अब आपको देखना है कि गोत्र कितने हैं। इसमें गोत्र कितने हैं? 12 गोत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोत्र कितने हैं? गोत्र कितने हैं? 12 गोत्र है, जिसमें मुर्मू, हांसदा, सोरेन, हेम्ब्रेन, किस्को, बास्के, बेसरा, पोरिया, टुडू, गेड़वाड़, मरांडी, चौड़े। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये बिल्कुल ही नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। आगे जो संथाल जनजाति है वो संथाल जनजातियों को कितने वर्गों में बांट दिया गया है? संथाल जनजातियों को 4 वर्ग में बांट दिया गया है। यानी 4 वर्गों में बांटा, यानी 4 हडों में बांट दिया है। तो चलिए चर्चा करते हैं कौन कौन से इसके वर्ग है। किसको वर्ग, यानी किसको हड, यानी किसको किसके लिए है? जो राजा है उसके लिए किसको वर्ग में बांट दिया गया है। जो सिपाही का काम करते हैं उसे सोरेन वर्ग में बांट दिया गया है। जो मुर्मू है,
जो मुर्मू है उसे पुजारी का जो पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसे मुर्मू भाग में बांट दिया गया है, मुर्मू वर्ग में। और जो कृषि यानी खेती मजदूरी का काम करते हैं उसे मरूडी वर्ग में बांट दिया गया है। यानी इन्हें कितने वर्ग में बांट दिया गया है? 4 वर्ग में बांट दिया गया है। और ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी से। देखिए जितने भी जनजातियाँ हैं, 32 जनजातियाँ हैं, उसमें सर्वाधिक जो है जनजातियाँ है उसमें समगोत्री विवाह निषिद्ध है। समगोत्री विवाह नहीं किया जाना है, ठीक है। यानी एक ही गोत्र से अगर आप विवाह करते हैं तो उसमें आपका भाई बहन का रिश्ता हो जाता है, इसी के लिए समगोत्री विवाह को इसमें निषिद्ध मान दिया जाता है, ठीक है। चलिए आपस में 8 प्रकार के जो विवाह है वो कौन कौन से है वो देखिए। सबसे सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वो किरिंग बापला। किरिंग बापला एक विवाह हो गया, दीपिल बापला हो गया, किरिंग जवाई हो गया, घर जवाई हो गया, निर्वलोक हो गया, इतुत हो गया, सागा हुआ और सेवा विवाह हो गया। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर आपसे पूछेगा कि जो संथाल जनजाति है उसकी जो सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है, तो आपको याद रखना है किरिंग बापला जो विवाह है वो सब सर्वाधिक जो है प्रचलित विवाह है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि इसमें आपको देखना है कि किरिंग बापला में क्या होता है, ये याद रखनी है। तो किरिंग बापला में माता पिता द्वारा, किरिंग बापला में क्या होता है, माता पिता द्वारा मध्यस्थ्य के माध्यम से एक मतलब मीडिएटर रहता है, ठीक है, एक मीडिएटर रहता है और माता पिता है सो मीडिएटर के द्वारा है सो विवाह तय करते हैं। सर्वाधिक कठोर सजा, अगर सर्वाधिक कठोर सजा की बात करें तो संथाल जनजाति में सर्वाधिक कठोर सजा है बिटला, जो कि यौन संबंध का दोषी पाने पे दिया जाता है। ये सर्वाधिक कठोर सजा होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो दो आपको मैं बता रहा हूँ, एक बिटला और ये किरिंग बापला, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो संथाल से जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो युवागिरी है, युवागिरी को क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं। युवागिरी को क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं युवागिरी को। विवाह को क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं। ये याद रखना, एक एक वर्ड याद रखें कि विवाह को क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं, युवागिरी को क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं। उसी तरह वधु मूल्य, यानी कि जनजातियों में जो होता है वो लड़की को लड़का वाला दहेज देता है, यानी उल्टा होता है प्रचलन, आम प्रचलन में कि जो लड़का जो होता है वो देता है लड़की वाला को, तो उसको बोलते हैं वधु मूल्य। जो वधु हम लाते हैं उसका मूल्य होता है, ठीक है। तो वो मूल्य को क्या बोलते हैं, पोन बोलते हैं। संथाल जनजाति में पोन बोलते हैं वधु मूल्य को, ठीक है। उसके बाद गांव को क्या बोलते हैं, आतो बोलते हैं। गांव को क्या बोलते हैं, आतो बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह हम अगर बात करें तो प्रधान देवता क्या हुआ, प्रधान देवता जो संथालों का प्रधान देवता हुआ वो हुआ सिंह बोगा हुआ। सिंह बोगा या ठाकुर हम बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है सिंह बोगा, ठीक है। दूसरा प्रमुख देवता जो है कौन हुआ, दूसरा प्रमुख देवता हुआ वो हुआ मरांग बुरु हुआ। देखिए दूसरा प्रमुख देवता जो हुआ वो हुआ मरांग बुरु। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये भी अक्सर पूछा जाता है कि दूसरा प्रमुख देवता कौन हुआ, तो ये मरांग बुरु हुआ, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि प्रधान ग्राम देवता कौन हुआ, जहारे एरा, और इसका निवास स्थान होता है ग्राम देवता। देखिए प्रमुख देवता प्रधान देवता, एक होता है प्रधान देवता, समझिए, एक सबसे टॉप में है प्रधान देवता, फिर होता है ग्राम देवता, ठीक है, ग्राम देवता, ठीक है। उसके बाद होता है गृह देवता, उसके बाद ग्राम कहाँ है, गृह कहाँ है, ग्राम में है, तो गृह देवता हुआ ओडेंग बोंगा। ओडेंग बोंगा कौन हुआ, गृह देवता हुआ। फिर ग्राम देवता हुआ जहारे एरा। जहारे एरा क्या हुआ, इसका निवास स्थान हुआ। जहारे एरा क्या हुआ दोस्तों, निवास स्थान हुआ। देखिए जहारे एरा स्पेलिंग देख लीजिए, और जहारे धान जो हुआ इसका निवास स्थान हुआ, ठीक है। जहारे धान इसका निवास स्थान हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहारे धान जो हो गया ये निवास स्थान हो जाता है, ठीक है। और गृह देवता जो हो गया ओरंग बोंगा हो गया। धार्मिक प्रधान जो हो गया नायके हो गया। जो नायके जो होता है वो धर्म का काम करता है, उसे हम नायके बोलते हैं। धार्मिक प्रधान को नायके, ठीक है। ये नायके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संथाली जो जनजाति है, संथाल लोग क्या करते हैं, अब थाली को क्या करेंगे, नहाएंगे, नहाएंगे, नहाएंगे तो धोआ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि नायके जो है वो प्रधान देवता है, ओरांग बोंगा ग्राम देवता है, और प्रधान ग्राम देवता ओरांग बोंगा जो गृह देवता घर का है वो ओड़ा है,
घर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओड़ा, ओरी बोलते हैं ना, ओरी, ओरी इस तरह से वर्ड गांव देहात में बोला जाता है। तो गृह देवता हो गया ओड़ी, ओड़ांग बोंगा। और प्रधान ग्राम देवता यानी गांव का प्रधान देवता, ठीक है, ग्राम का प्रधान देवता जहारे एरा। एक गांव में एक स्पेशल देवता होते हैं, उसको जहारे एरा बोलते हैं, और उसको एक निवास स्थान बना दिया जाता है जिसका नाम है जहारे थान। जहारे थान उसका निवास स्थान है। अब प्रमुख देवता अगर हम बात करें, सुप्रीम देवता बात करें अगर, ठीक है, तो सुप्रीम देवता होता है सिंह बोंगा, या उससे हम हिंदी में ठाकुर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा, उसी के जस्ट डिप्टी प्रमुख देवता, डिप्टी सीएम जैसा होता है ना, उस तरह से दूसरा प्रमुख देवता कौन सा हो गया? तो दूसरा प्रमुख देवता हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है मरांग बुरु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको याद रखने के लिए, मरांग बुरु ये दूसरा है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम प्रधान। गांव का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? ग्राम का प्रधान जो होता है वो मांझी होता है, मांझी। और गांव के बीच में मांझी धान होता है। एक बहुत बड़ा सा गांव होता है, उसके बीच में एक मांझी धान होता है, और वहीं पे जहां मांझी पूजा पाठ करता है, तो मांझी क्या हुआ? गांव का प्रधान हो जाता है, ठीक है। गांव का प्रधान जो हो जाता है वो मांझी हो जाता है, और वही पूजा पाठ करता है। कहाँ करता है? मांझी धान में करता है, ठीक है। संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व का दाता माना जाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संथाल कौन सी जनजाति में ठाकुर जी को विश्व विदाता माना जाता है, या पूछ सकता है कि संथाल जनजाति में विश्व विदाता किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है ठाकुर जी को एकदम विश्व विदाता माना जाता है। ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए नोट्स में हाईलाइटेड किया हुआ है, या आप इसे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। केजी फंडा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जादू टोने के मामले में स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती है। संथाल जनजाति में जादू टोने के मामले में स्त्रियां जो है वो विशेषज्ञ मानी जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन पुरुष में बाएं हाथ में एक सिक्का का चिन्ह होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सी जनजाति में पुरुष के बाएं हाथ में एक सिक्का का चिन्ह होता है, तो वो हो जाता है संथाल जनजाति में, ठीक है। बिना सिक्का चिन्ह वाले पुरुष के साथ समाज की कोई लड़की विवाह नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक सिक्का का चिन्ह हो जाता है किस जनजाति में? संथाल जनजाति में। और बिना सिक्का चिन्ह वाले के साथ कोई भी स्त्रियां विवाह नहीं करती है, ठीक है। और गोत्र चिन्ह, इसमें क्या हो जाता है कि गोत्र चिन्ह के प्रति असीम श्रद्धा हो जाती है, और गोत्र चिन्ह को मारना, नष्ट करना या खाना वर्जित है। तो संथाल जनजाति में जैसे कि मैंने बताया कि कुल 12 गोत्र है। आप ऊपर में देख सकते हैं कि कुल 12 गोत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल गोत्र की संख्या कितनी है? ये 12 गोत्र है। यहाँ पे आप देख लीजिए कुल 12 गोत्र है, और ये 12 गोत्रों के अलग अलग चिन्ह है, और ये अलग अलग चिन्ह है, और ये चिन्ह एक दूसरे को, जो चिन्ह है, जैसे कोई जानवर का चिन्ह हो गया, या हंस का चिन्ह हो गया, या कौवा का चिन्ह हो गया, तो उसे जानवर को या बंदर को नहीं मार के खाना होता है, ठीक है। ये इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बन जाती है, याद रखने वाली, ठीक है, कि गोत्र चिन्ह के प्रति अतिम श्रद्धा है। अगर कौवा आपका गोत्र चिन्ह है तो गोत्र चिन्ह को श्रद्धा के साथ पूजा करना है, या बंदर है तो बंदर को पूजा करना है, या उसे नष्ट नहीं करना है, या खाना वर्जित नहीं है, ठीक है। अब देखिए पर्व कौन सी है? संथालों की जो सर्वाधिक प्रचलित पर्व है वह है सरहुल पर्व, और जिसे बाप पर्व भी कहते हैं। तो ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि संथालों ने सरहुल को कौन सा पर्व के नाम से कहते हैं? तो संथाल सरहुल को बाप पर्व के नाम से कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्मा एरोक, ये बहुत बार पूछा गया है कि एरोक कौन सा त्यौहार है? एरोक कौन सा त्यौहार है? एरोक कौन सा त्यौहार है? ये बीज बोने वाला त्यौहार है। ये कौन सा त्यौहार है? ये बीज बोने वाला त्यौहार है। उसी तरह बंदना, हड़ियार, जपरा, सोहराय, सकरात और माघ सीम, यह याद रखना है कि बंधना हो गया, हड़ियार हो गया, जपड़ा हो गया, सोहराई हो गया, सकरात हो गया, माघसीम हो गया, ये सारी खेती से संबंधित त्यौहार है, ठीक है। जितना भी सोहराई हुआ, जैसे कि आपका अच्छा फसल होता है तो दिवाली के एक रात पहले सोहराई होता है। जपाड़ ये भी खेती है। हड़ियार, बंधना, ये सारी खेती से है। माघसीम माघ के महीने में होता है। सकरात, ये सारी खेती से है। खेती का एक बहुत ही अच्छा त्यौहार के रूप में इसे माना जाता है जब खेती अच्छी होती है तब। एरोक जो है जब बीज बोया जाता है तो एरोक त्यौहार का बनाया जाता है संथालों के बीच में। सबसे प्रचलित जो पर्व है, सबसे प्रचलित पर्व जो है वह है सरहुल, जिसे संथाल लोग क्या कहते हैं? बाप
बाप परब कहते हैं। संथाल लोग क्या कहते हैं? बाप परब कहते हैं। कृषि और प्रकृति से संबंधित है। ये आषाढ़ माह में त्यौहार शुरू होता है। आषाढ़ माह से आप देखिएगा तो आषाढ़ माह से संथालों का जो त्यौहार है आषाढ़ माह से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आषाढ़ माह से। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं बता रहा हूँ कि राजमहल में संथालों का निवास स्थान है। राजमहल यानी मैं बताया कि संथाल परगना में संथालों का निवास स्थान है, तो संथाल परगना में ही राजमहल है। तो राजमहल में जहाँ निवास स्थान है संथालों का, उसे दामिनो को कहा गया है, उसे दाइनमो का कहा गया है। और ये इसकी स्थापना 1837 में हुई है अंग्रेजों के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, संथाली भाषा 2004 में 8वीं सूची में शामिल किया गया। 2004 में कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में। टोटल कितनी अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है, और जिसमें 92वां संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 2003 को यह अमेंडमेंट पारित किया गया, और 2004 में 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को आपको शामिल कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है जिसका प्रमुख क्या होता है? मांझी होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आने जो जितने भी हाईलाइटर से जो मैं लिखा हूँ वो मांझी हुआ, ये परनिक हुआ, ये सब आपको याद रख लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है। प्रत्येक ग्राम में क्या होता है? एक ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत जैसे क्या बताया मैंने, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? मांझी होता है। ठीक है, अब मांझी का प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पावर होता है। यानी कोई अपराध कर दिया तो ग्राम में जो अपराध हुआ तो वो उसका सलाह करता है, मांझी करता है। या कोई भी पावर हुआ, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ गांव में, तो उसका भी अनुपालन कौन करेगा? मांझी ही करेगा। ठीक है, वह सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। जितने भी छोटे मोटे गांव में पंचायत के अंदर जितने भी विवाद होते हैं, ठीक है, जितने भी विवाद होते हैं वो सभी का निपटारा कौन करता है? मांझी। तो ये पूछेगा कि एग्जाम में कि गांव में ग्राम पंचायत का जो होता है कि प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो यह आपको याद रखना है कि मांझी को होता है। मांझी का सहायक कौन होता है? मांझी का एक सहायक होता है प्राणिक, गांव का उप प्रधान, जिसे हम गांव का उप प्रधान भी कहते हैं। ठीक है, गांव का उप प्रधान यानी प्रधान कौन हो गया? गांव का प्रधान अगर पूछा जाए, गांव का पंचायत का प्रधान कौन है संथाल जनजाति में, तो वो आपको याद रखना है कि वो होता है मांझी। और उप प्रधान अगर पूछा जाए तो पारानिक, उप प्रधान कौन हो जाता है? पारानिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उप प्रधान कौन हो जाता है? पारानिक हो जाता है। और एक और सहायक होता है, एक और सहायक होता है जिसका नाम है जोग मांझी, यानी कि एक हो जाता है आपका मांझी, एक होता है परानिक MP, और जे हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये तीन याद रख लेना है वर्ड, एम से मांझी, परानिक और जोगमांझी। जोगमांझी क्या होता है? जोगमांझी हो जाता है लोगों का आचरण का निगाह रखता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कहीं कोई व्यक्ति गलत इरादे से तो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये सारे जो काम होता है वो जोगमांझी का होता है। वो वैवाहिक समस्या को सुलझाने में सहायता करता है। जैसे कहीं पे दहेज के जो प्रताड़ना होती है घरों में, वो सारे जो वैवाहिक समस्या को सुलझाने का काम कौन करता है? वो जोगमांझी करता है। जोगमांझी का संथाल युवक युवतियों का सरदार भी कहते हैं। जितने भी संथाली युवक एवं युवतियां हैं, ठीक है, उसका जो सरदार अगर हम बात करते हैं तो उनका सरदार है वो होता है जोग मांझी होता है। मांझी की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन प्रमाणिक करता है। अगर हम मांझी के नीचे देखें तो वही हुआ प्रमाणिक, जो है वो काम करता है मांझी की अनुपस्थिति में, यही प्रमाणिक है। प्राणिक जो है उपप्रधान है, यही है। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, प्रमाणिक प्राणिक। ठीक है, तो यहाँ पे यही है जो मांझी का अनुपस्थिति में कौन काम करेगा? उप मांझी यानी उप प्रधान काम करेगा, यानी प्राणिक काम करेगा। ठीक है, समाज में सभी प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित कौन करता है? सूचनाओं को एकत्रित करता है गुरैत। गुरैत को क्या कहते हैं? संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, गुरैत, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 से 8 गांव को क्या मिलके क्या बनता है? यहाँ पे संथालों लोग का जो है वो 5 से 8 गांव को मिला के क्या बनाया जाता है? देश मांझी बनाया जाता है। ठीक है, जो ग्राम स्तर पर निपटारा नहीं होता है वो मांझी द्वारा देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। जैसे कि हाईकोर्ट हो गया, अगर हाईकोर्ट के पास निपटारा नहीं होता वो तो सुप्रीम कोर्ट भेज देता है। उसी तरह अगर मांझी निपटारा नहीं कर पाता है तो वो देश मांझी के पास भेज देता है। देश मांझी क्या है? 5 से 8 गांव का समूह को क्या कहते हैं? देश मांझी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, CGL में 100% ये क्वेश्चन आ सकता है।
15 से 20 गाँव को, ठीक है। अब 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना बनता है, जिसका प्रधान परगनेत होता है। अब ये ज़्यादा इससे भी बड़ा हो गया, ठीक है। 15 से 20 गांव को मिला के क्या बनता है, परगना बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपका सिविल कोर्ट हो गया, आपका जिला में हो गया, फिर राज्य में हो गया हाई कोर्ट हो गया, फिर हो गया सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह मांझी हो गया, फिर देश मांझी हो गया, और फिर परगना हो गया। ये 3 ठो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये 3 जो है इसमें देश मांझी का, वो हो गया मांझी हो गया, फिर देश मांझी हो गया, फिर परगना हो गया। ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो 15 से 20 गांव को जो मिला के बनता है वो बनता है परगना बनता है, जिसका प्रधान जो होता है वो होता है, क्या होता है, परगनेत होता है। वो क्या होता है, परगनेत होता है। संथाल परगना, परगना समाज संथाल की सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था है। सर्वोच्च हुआ यानी ये सुप्रीम हो गया। परगना संथाल समाज की ये जो परगना है दोस्तों, ये संथाल समाज की सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मामले जिनका निपटारा मांझी एवं देश मांझी द्वारा नहीं हो पाता है, वैसे निपटारा जिनका मामला मांझी एवं देश मांझी के द्वारा नहीं होता, उसका समाधान परगनेत करता है। परगनेत एक से अधिक गाँव के बीच के विवादों का निपटारा करता है। एक से अधिक जो गाँव है यानी परगनेत सबसे पावरफुल हो गया, सबसे सुप्रीम हो गया, ठीक है। वो देश मांझी भी नहीं कर पाएगा, मांझी भी नहीं कर पाएगा, तो परगना के पास चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्तमान समय में संथाली की पारंपरिक संस्थाएं सक्रिय है। वर्तमान समय में संथालों की पारंपरिक संस्थाएं सक्रिय है, ठीक है। हत्या डकैती जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर अन्य अपराधों का निर्णय इनकी संस्थाएं करती है। जैसे हत्या हो गया, डकैती हो गया, जितनी छोटी मोटी समस्या है यो इनकी संस्थाएं जो है वो हैंडल करती है, ठीक है। जैसे छोटे अपराध के लिए जुर्माना, भाज फोत यानी भात खिलाना, भोजन कराना सभी गाँव वालों को की व्यवस्था करने आदि दंड दी जाती है, ठीक है। भोज भात क्या है, जुर्माना हो गया। एक छोटे मोटे क्राइम जो करते हैं उसमें है सो भोज भात, ये सारी जो है वो दंड के रूप में इन्हें दिया जाता है, जिसमें सामूहिक रूप से भोज की व्यवस्था करनी होती है, पूरे गांव वालों को भोजन कराना होता है, ठीक है। सर्वाधिक कठोर सजा क्या है, बिटला है। सामाजिक बहिष्कार यानी बिटला का अर्थ क्या होता है, यानी समाज से इसको बहिष्कार कर दिया जाता है, जो यौन संबंध में दोषी पाए जाने पर दी जाती है। किस कंडीशन में दिया जाता है, यौन संबंध में दोषी पाने पर दी जाती है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, और संथालों की जो लोकगीत है, संथालों की जो लोकगीत है वो कौन कौन सी लोकगीत सबसे प्रचलित है और जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है दौड़। दौड़ जो है विवाह संबंधी है, ये बहुत बार पूछा गया है। दौड़ क्या है, विवाह संबंधी गीत है, ठीक है, लोकगीत है, ये गाना है, ठीक है। वीर सोरेन 100% ये एग्जाम में आ चुका है बहुत बार और अभी भी आएगा। तो वीर सोरेन क्या है, जंगल का गीत है। सोहराय क्या है, पशु के प्रति प्रेम गीत है। सोहराय क्या है, पशु के प्रति प्रेम गीत है। अब देखिए अगला जो हम बात करते हैं संथालों के लोक नृत्य। संथालों को कौन कौन सी लोक नृत्य है, तो है देखिए लांगड़े जो है, पहला जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, लांगड़े है, ठीक है। यह नृत्य किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पे किया जाता है। ये नृत्य जो लांगड़े है वो कौन सी है, किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पे किया जाता है, ठीक है। फिर है बाहा, या बाहा पर्व के समय किया जाता है। बाहा यानी कि सरहुल पर्व को ही संथाल लोग क्या बोलते हैं, बाहा पर्व कहते हैं। तो ये बाहा लोक नृत्य बाहा पर्व के समय में किया जाता है। इस नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। कौन से फूल का, साल का और महुआ फूल का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस पर्व में फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेली जाती है। बाहा पर्व में ही फागुन के महीना में ये कौन सा, शुद्ध जल से होली खेली जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं डाहर। डाहर क्या है, ये सड़कों पर किया जाता है। सड़कों को हम क्या कहते हैं, डहर कहते हैं। सड़कों को क्या कहते हैं दोस्तों, डहर कहते हैं। देखिए डहर कहते हैं ना, तो डहर जो नृत्य है वो सड़कों पर किया जाता है। ये नृत्य सड़कों पर किया जाता है संथाली लोग के द्वारा, ठीक है। दसाई, यहाँ पे देखिए साई है, सा है, यानी आपको याद रखना ये संथालों का लोक नृत्य है। कौन कौन जनजाति का लोक नृत्य है, संथालों का लोक नृत्य है, ठीक है। ये संथाल जनजाति का पवित्र नृत्य है। पवित्र यानी बहुत साफ सुथरे तरीके से इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य परिधान एवं गहनों के धारण करके किया जाता है। यानी दसाई जो है वो परिधान एवं गहनों को धारण करके किया जाता है। बहुत ही पवित्र नृत्य है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए अब बात करते हैं
अगला जो है सकरात। सकरात जो है ये घर परिवार की कुशलता के लिए पुष माह में किया जाता है। घर परिवार का पुष की महीना बहुत ही ठंड की महीना होती है और सकरात किया जाता है घर परिवार की कुशलता के लिए। हरियार, देखिए ये धान में हरियाली अच्छी आने पर फसल के लिए सावन माह में मनाया जाने वाला पर्व है। धान में हरियाली अच्छी आने पर अच्छी फसल के लिए, हरियाली आने पर अच्छी फसल, हरियाली आ गया, अब अच्छी फसल के लिए कौन सा पर्व बना जाता है, वो हो जाता है हरियाल पर्व। ये सावन माह में मनाया जाने वाला पर्व है। फिर एरोग क्या है, ये है बीज बोते समय मनाया जाने वाला त्यौहार है, आषाढ़ माह में किया जाता है, ठीक है, यानी बरसात के सीजन में किया जाता है। संथालों की चित्रकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जब पूछा जाता है तो सर्वाधिक जो प्रचलित चित्रकारी है वो है जादू पाटिया। जादू कौन है, जादू यहाँ पे बोला जाता है, चित्रकार को क्या बोला जाता है, जादू बोला जाता है। और पाटिया का अर्थ क्या हुआ, कागज या कपड़े में छोटे छोटे टुकड़े जो करके जो बनाया जाता है, कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके जो जोड़ बना के इस पे चित्रकारी किया जाता है वो हो जाता है पाटिया, ठीक है। तो जादू पाटिया हो गया, संथालों की सर्वाधिक प्रचलित चित्रकारी हो गया, ठीक है। चित्रों की रचना करने वाले को संथाली में जादू कहते हैं, जो चित्रकारी की रचना करते हैं उसे क्या कहते हैं, जादू कहते हैं, ठीक है। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद की दृश्यों का चित्रण है। इसमें कौन से देवता, बाघ देवता और जीवन के बाद की दृश्यों का चित्रण है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह चित्रकला दुमका जिले में अत्यधिक प्रचलित है, अत्यधिक प्रसिद्ध ये चित्रकला जो है दुमका जिला में, संथाल परगना है तो संथाल परगना का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, वो हेडक्वार्टर है दुमका जिला, तो दुमका जिला में ये अत्यधिक प्रसिद्ध ये चित्रकारी है, ठीक है। अब भाषा की बात करें तो भाषा संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं, ठीक है। होड़ रोड यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं। संथाली भाषा की दो रूप है, शुद्ध एवं मिश्रित, ठीक है। एक शुद्ध संथाली होता है, एक मिश्रित संथाली होता है, ठीक है। अब देखिए 92 संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया, 92 संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया और ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संथाली भाषा को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। 2003 में लागू कब हुआ, 2004 में पारित किया गया, 2003 में, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इसके हम जो है कथाकार और जो इम्पोर्टेंट जो है अब हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है संथालों के विषय में जो रचनाकार जो है उससे अक्सर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है, वो देख लीजिए, ठीक है। ये वीडियो हो सके कुछ लंबा चला गया, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीटेड वीडियो है, संथाल जनजाति की बिल्कुल कंप्लीटेड वीडियो, इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसकी जो हार्ड कॉपी अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम केजी फंडा है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 में ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया। ओलचिकी लिपि कौन सी लिपि है, संथाली जनजाति की लिपि है, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया, ठीक है। डोमन साहू समित्य, डोमन साहू समीर, डोमन साहू बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमन साहू DSS, डोमन साहू समीर संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। संथाली साहित्य का एग्जाम में पूछ सकता है कि संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है डोमन साहू समीर को संथाली जनजाति का संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है, संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है डोमन साहू समीर को, भारतेंदु DSS, ठीक है, डोमन साहू समीर। प्रमुख रचना इसकी कौन सी है, संथाली प्रवेशिका 1951 में। 1951 में क्या हुआ था, 1951 में आपका हुआ था पहला जो हुआ था 1951 में क्या हुआ था, जैसे कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, तो आपको याद रखना कि 1951 में ही, ठीक है। प्रमुख रचना जो संथालों की जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनजाति की जो ये है आपकी डोमन साहू समीर की जो रचना है संथाली प्रवेश किया था, प्रवेशिका याद रखना है 1951 में ही किया था, ठीक है। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। संथाली जो है भाषा बोलने वालों की संख्या 23 लाख है। जनजातीय साहित्य, अब देखिए साहित्य की हम बात करते हैं, ठीक है। जनजातीय साहित्य, इस साहित्य में जंगली पशुओं को पात्र, ठीक है, करते हुए अधिकांश कहानी की रचना की गई है। अधिकांश कहानी की जो रचना की गई है वो जंगली पशुओं को पात्र बना के किया गया है, ठीक है। भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से है। भाषा का संबंध इसमें किसमें है, ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से है, ठीक है। संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि संथाली भाषा में प्रथम पुस्तक कौन सी है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रथम पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जो 1852 में प्रकाशन की गई थी, 1852 में प्रकाशन की गई थी। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण की बात करते हैं। ए ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज, ए ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज जो 1873 में एल ओ स्क्रैप्स रूट, स्क्रैप्स रूट याद रखना है, स्क्रैप्स रूट, रूट जो क्या था, जो है रूट जो है वो आपको क्या था, व्याकरण का, ग्रामर का क्या था, और इसमें है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जो है वह 1852 में प्रकाशन की गई थी, ठीक है, प्रथम पुस्तक जो है, ठीक है। अब बात करते हैं संथाली इंग्लिश, संथाली इंग्लिश एवं संथाली इंग्लिश एवं इंग्लिश संथाली शब्दकोश यानी डिक्शनरी की। आप पूछ सकते हैं इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, ये बुक में कहीं नहीं मिला, ये किसने रचना की थी, ठीक है, ठीक है, इसी के लिए मैंने इसको नहीं लिखा है। ए ग्रामर टू द संथाल लैंग्वेज जो है स्क्रैप्स रूट लिखा था, ठीक है, स्क्रैप्स रूट याद रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संथाली इंग्लिश, संथाली इंग्लिश यानी संथाल से कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में और इंग्लिश से संथाल में कन्वर्ट कर जाएगा, ऐसा डिक्शनरी 1899 में लाया गया था कैपवेल के द्वारा, कैपवेल के द्वारा। अंग्रेज था तो आपको याद रखना कि कैपवेल के द्वारा इंग्लिश टू संथाली या संथाली टू इंग्लिश जो डिक्शनरी है वो लाया गया था, ठीक है। और नांग बाहा डालबा मौलिक कविताओं का संग्रह है, ठीक है। यह पूछ सकता है कि ओलनाग बाग डालबा के रचनाकार कौन है, पाल जुझार सोरेन, ये आपको पूछ सकता है। ये आपको डेट कभी नहीं पूछेगा, याद रखिए डेट कभी नहीं पूछेगा आपको। पाल जुझार सोरेन ओलनाग डाहा बाहा की रचनाकार कौन है, एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि ओंडाके बाहा डालबा के रचनाकार कौन है, तो पाल जुझार सोरेन, ठीक है। प्रथम उपन्यास हरमावाक आतो यानी हरमा का गांव के रचनाकार कौन है, तो आर कैटियर्स, ये पूछेगा, बस आपको नाम पूछेगा, आपको बस नाम याद रखना है कि हरमा का गांव कौन लिखा है, आर कैटियर्स रोमन लिपि में लिखा है, ठीक है। दूसरा उपन्यास कौन है, मोहिला चिचेदाय यानी अध्यापिका महिला, अध्यापिका महिला किसने लिखा है, ननकू सोरेन, बस आपको याद रखना है राइटर का नाम कौन लिखा है, किसने लिखा है, ठीक है। प्रथम है काव्य संग्रह कुकमू। अब काव्य जो है, काव्य बहुत बड़ा स्टोरी हो जाता है, ठीक है, तो काव्य संग्रह कुकमू है, इसका कुकमू का मतलब क्या होता है, सोपन हो जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कुकमू का मतलब क्या हो जाता है, महिला चिचित दाई का मतलब क्या हो जाता है, हरा महावाक आतो का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। तो कुकमू जो है प्रथम काव्य संग्रह है, बहुत ही बड़ा काव्य है और इसे बाल किशोर साहू BKS ने लिखा था देवनागरी लिपि में। तो कुकमू जो है, अब देखिएगा बाल जो है बच्चा लोग है हमेशा सपना दिखता है और सपना में टॉयलेट पेशाब कर देता है, तो आपको याद रखना है कि सपना में मैंने पेशाब कब किया था, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने बाल, जब आप बालक थे, बचपन में थे, तो आप जो है पेशाब किए थे, तो आपको याद हो जाएगा कि बाल किशोर साहू जो है वो कुकमू का रचनाकार है, ठीक है। प्रथम साहित्य नाटक बिंदु चानन है, जो बिंदु चानन है प्रथम साहित्य नाटक है और रघुनाथ मुर्मू द्वारा ये लिखा गया है, बिंदु रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। देखिए रघुनाथ हम बोलते हैं राम भगवान को, राम भगवान को चंदन का आप टीका लगाते हैं, याद रखें तो चंदन जो है, बिंदु चंदन जो है रघुनाथ मुर्मू, कैसे याद हो जाता है आसानी से, देखे ना, बिंदु चंदन जो है रघुनाथ मुर्मू है, द्वारा लिखित, पहली बार 1942 में उड़िया लिपि में प्रकाशन। रघुनाथ मुर्मू ने बिंदु चानन जो साहित्य नाटक लिखा वो 1942 में प्रकाशित किया था, ठीक है, और संथाली साहित्य के अमूल्य निधि कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संथाली साहित्य का साहित्य नाटक जो है बिंदु चांदन वो रघुनाथ मुर्मू ने लिखा था और संथाली साहित्य का अमूल्य निधि कहा जाता है। ये बहुत बार पूछ सकता है कि संथाली साहित्य का अमूल्य निधि किसे कहा जाता है, बिंदु चानन को कौन लिखा है, रघुनाथ मुर्मू ने लिखा है। डेट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, डेट कम पूछता है एग्जाम में, मैं देख चुका हूँ झारखंड के एग्जाम में डेट पूछने की आशंका बहुत कम है। दूसरा नाटक कौन सी है, रघुनाथ मुर्मू द्वारा ही लिखी गई है, खेरवार वीर। खेरवार वीर जो है 1952 में लिखा हुआ है, इसमें मानव एवं दानव को संघर्ष चित्रण है। तो खेरवार वीर, खेरवार मीन्स लड़ाई हो रहा है, वीर मीन्स मतलब वो हो जा रहा है, शक्ति का प्रदर्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि खेरवार वीर जो है उसमें मानव और दानव का संघर्ष का चित्रण है और खेरवार वीर के रचनाकार कौन है, रघुनाथ मुर्मू। बस आपको JSSC की तैयारी में बस आपको इतना याद रखना, चाहे JSSC की कर रहे कि JPSC की कर रहे, आपको बहुत हार्ड नहीं आने वाला है एग्जाम में, लेकिन आपको जानकारी रखना है कि रघुनाथ मुर्मू खेरवार वीर, ठीक है।
प्रमुख अन्य नाटक श्री रूप नारायण श्याम, आलो आले आले आतो, हमारा गांव। आले मीन्स हमारा, आतो मीन्स गांव। ठीक है, तो आले आतो का रचनाकार कौन है? श्री रूप नारायण श्याम। श्री रूप नारायण श्याम द्वारा आले आतो। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट है, तो इसे भी मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। तो चलिए, बाल किशोर सॉरी बहुत चिल्लाना हो गया दोस्तों। हाँ, तो बाल किशोर बासुकी अरमान। ठीक है, बाल किशोर बासुकी, ये देखिए जितने भी 5 पेज का ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें इसके अलावा आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, बाल किशोर बासुकी, बाल किशोर बासुकी, अकील आरसी यानी ज्ञान दर्पण। अकील, अकील मतलब क्या होता है? ज्ञान, आरसी मतलब दर्पण, तो ज्ञान दर्पण यानी अकील आरसी किसने लिखा है? बाल किशोर बासुकी अरमान। ठीक है, इसका अरमान क्या है? टाइटल है या निक नेम है, जो कहें आप। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि होड़ समाज जो है संथालों की सबसे प्रथम समाचार पत्र कौन सी है? होड़ समाज है। 1947 में आज़ादी के समय में होड़ समाज प्रकाशन किया गया था। DSS डोमन साहू समीर, डोमन साहू समीर द्वारा संपादन किया गया था। 1951 में संथाली प्रवेशिका बासमुंडा, ये दोनों पुस्तक देवनागरी में लिखी है। एक संथाली प्रवेशिका जो डोमन साहू समीर द्वारा लिखी गई थी, सबसे प्रथम जो है वो पुस्तक है 1951 में जो लिखी गई थी, और 1951 में ही बसमुंडा पियक्कर, बसमुंडा क्या है? इसका हिंदी हुआ बसमुंडा का पियक्कर, उसके भी डोमन साहू समीर, यानी आप देखिए कि डोमन साहू समीर बहुत ही प्रचलित एक साहित्यकार थे। ठीक है, अब हिंदी संथाली कोश, हमने हिंदी डिक्शनरी को जो कोश है, हिंदी डिक्शनरी जो है, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी जो है, उसका नाम हमने देखा था कैपवेल, उनका नाम क्या था? कैपवेल था। ठीक है, तो अब हिंदी संथाली कोश का नाम है केवल। ठीक है, केवल आप याद रख लीजिए कि केवल जो है सी से कैपवेल, जो इंग्लिश टू डिक्शनरी ही संथाली है, और जो हिंदी टू संथाली है वो केवल हो गया। तो केवल सोरेन जो है वो हिंदी टू संथाली डिक्शनरी के रचनाकार है। ठीक है, अब देखिए 41 कविताओं की जो संग्रह है उसे क्या कहा जाता है? भुरका इपिल। भुरका इपिल क्या है? 41 कविताओं का संग्रह है, और इसके शारदा प्रसाद किसको द्वारा देवनागरी में रचना किया था 1953 में। ये याद रखना है कि शारदा प्रसाद किसको ने किया था? कौन किया था? शारदा प्रसाद किसको ने किया था? भुरका इपिल। ठीक है, भुरका इपिल की रचना कौन किया था? शारदा प्रसाद किसको ने किया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि शारदा प्रसाद किसको ने क्या किया था? भुरका इपिल की रचना की थी शुक्र तारा। भुरका इपिल का मतलब क्या हो जाता है? शुक्र तारा हो जाता है भुरका इपिल के मतलब, और 41 कविताओं का संग्रह है। ठीक है, याद हो गया। अब पुस्तक जो है दिसोम बाबा, ये पुस्तक जो है दिसोम बाबा, दिसोम बाबा मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति हो जाता है। दिसोम बाबा मतलब क्या हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाता है, और इसे भी लिखा है 1953 में डोमन साहू समीर द्वारा। दिसोम बाबा याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में अक्सर पूछा है और अभी भी पूछ सकता है। ठीक है, ए वोकैबुलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज, यानी संथाली शब्दकोश, ये किसने लिखा है? तो संथाली शब्दकोश जो लिखा है EL पुक्सले। ठीक है, ठीक है, तो संथाली जो शब्दकोश है वो है पुक्सले। ठीक है, तो पुक्सले एक वर्ड याद रख लीजिए। ठीक है, आपको डेट बहुत सारा है तो डेट याद नहीं रख पाइएगा, और डेट पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, तो इसे आप उतना इम्पोर्टेंट मत दीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट आप ये दीजिए कि जो नाम है और जो रचनाकार है वो याद रख लीजिए, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, होड़को रने मारे हाफडाम कोरियाक, देखिए बहुत ही टफ है। कैसे है? होड़को रने मारे हाफडाम कोरियाक, ये इस ईसाई मिशनरियों द्वारा रोमन लिपि में लिखा गया है। ये पूछ सकता है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा और ना ही पूछेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन भी मैं बता दिया। अब देखिए मेटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर एंड संथाली डिक्शनरी। मेटेरियल्स, आप संथाली ग्रामर लिखिएगा तो मेटेरियल्स कुछ चाहिए ना, तो मेटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर एंड संथाली डिक्शनरी P.O. बेंडिंग है 1929 में। तो बेंडिंग याद रख लीजिए, आपको याद हो जाएगा तो ठीक है। बस आप PO या PO कीजिए। आप PO की तैयारी करने में क्या चाहिए? मटेरियल्स चाहिए ना, तो मटेरियल्स
फॉर ए संथाली ग्रामर एंड संथाली डिक्शनरी। अगर आप मटेरियल चाहेगा तो आप पीओ बस याद रखिएगा, तो भी आप आसानी से ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो इससे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। केजी फंडा हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आगे आपको और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड होते रहेगी इस चैनल में, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। और इसका अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल केजी फंडा है, वहाँ से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद एंड गुड बाय।